Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 21. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. In our previous lecture, we started with the SQL data definition part and we discussed about SQL identifiers. SQL आइडेंटिफायर जो है वो किस तरह उसकी नेमिंग की जाती है, क्या करेक्टर सेट है, क्या रूल्स हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस्ड सम डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन SQL एंड कीप इन माइंड मे बी वी हैवंट कवर्ड ऑल द डेटा टाइप्स, लेकिन जो मेजॉरिटी है हमारे पास जो कॉमन है हमने उनको डिस्कस किया है. देन वी डिस्कस्ड integrity enhancement feature that was introduced in ISO SQL standard 1989 and we saw that there are 5 different constraints जो उसमें define किए गए, जिसमें required data था आपका, domain constraints थे, entity integrity constraints थे, referential integrity constraints and finally general constraints हैं जो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. These are our today's lecture outline. Inshallah, we will discuss all these step by step. Okay, let's start with referential integrity. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम referential integrity के ऊपर बात कर रहे थे और referential integrity में फॉरेन की वैल्यू जो है that must be either from the parent table कि वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए या फिर नल होनी चाहिए. ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल था, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हम फॉरेन की का क्लॉज यूज कर रहे थे. अगर हम पेरेंट टेबल में से वैल्यूज डिलीट या अपडेट करते हैं देन व्हाट शुड हैपन विद द डिपेंडेंट रोज जो कि फॉरेन की फॉर्म्स में दूसरे टेबल में मौजूद हैं, तो उनके साथ क्या हो सकता है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा, इस स्लाइड में हम लोग दो रिलेशंस ले रहे हैं, एक हमारा स्टाफ का है और दूसरा प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल को यहाँ लिया गया है. इट मींस वन स्टाफ मेंबर इज एसोसिएटेड विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड अगेन इट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. अब हम पहली इस एग्जाम्पल को देखते हैं. इसमें देखें क्या बयान किया गया है, फॉरेन की और यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट किया है, एट्रीब्यूट लिया स्टाफ नंबर, रेफरेंसेस स्टाफ ऑन डिलीट सेट नल. अब यहाँ पे ये जो ऑन डिलीट सेट नल है इसका पर्पस क्या होता है. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर स्टाफ कोई मेंबर भी डिलीट होता है स्टाफ के रिलेशन से तो फिर क्या करो, जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर स्टाफ नंबर की वैल्यू है इसको सेट नल कर दो. सेकंड एग्जांपल जो है इसमें क्या बयान किया गया है, फॉरेन की ऑनर नंबर का एट्रीब्यूट लिया गया है, रेफरेंसेस प्राइवेट ऑनर ऑन अपडेट कैस्केड. हाँ जी, तो ये जो ऑन अपडेट कैस्केड है इसमें क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि उधर कोई ऑनर का नंबर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली जहां जहां जो प्रॉपर्टी उस ऑनर के नंबर से एसोसिएटेड है वहां फिर ऑनर नंबर की इंफॉर्मेशन जो है अपडेट होनी चाहिए. जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स. लास्ट जो हमारा कॉन्स्ट्रेंट है दैट इज जनरल कॉन्स्ट्रेंट. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ स्पेसिफिक रूल हो सकते हैं और आपको उन रूल्स को अपने सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट जब करना होता है तो उसके लिए एसक्यूएल जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दैट इज जनरल कॉन्स्ट्रेंट. अब यहाँ पे देखें हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ड्रीम होम केस स्टडी की, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी केस स्टडी को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल जो ली गई है वो कौन सी है, ड्रीम होम केस स्टडी. हम ड्रीम होम केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं टू कीप इन माइंड सपोज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि ड्रीम होम के अंदर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी स्टाफ मेंबर जो है दैट कैन नॉट हैंडल मोर देन 100 प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम. ये हमारी क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है. तो जो चेक और यूनिक क्लॉज है इसको यूज करते हुए बेसिकली हम इस किस्म के जो जनरल कॉन्स्ट्रेंट हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं.
विद इन क्रिएट एंड अल्टर टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। और जो क्रिएट असर्शन स्टेटमेंट है हम इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। द क्रिएट असर्शन स्टेटमेंट इज एन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट दैट इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द टेबल डेफिनेशन, ठीक है। तो क्रिएट असर्शन जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा आपकी टेबल डेफिनेशन के साथ। अगर हम इसके फॉर्मेट को देखें तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हम क्रिएट असर्शन यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग असर्शन का नेम देंगे। देन वी हैव चेक क्लास, और चेक क्लास के बाद पैरेंथेसिस में हम लोग क्या देते हैं, सर्च कंडीशन देते हैं, ठीक है। क्रिएट असर्शन बेसिकली इट इज नॉट कंसर्न विद द टेबल डेफिनेशन, इट्स एन इंडिपेंडेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट, और हम जहां जहां चाहें इसको टेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जब जनरल कॉन्स्ट्रेंट इन्वॉल्व हो रहा हो एक से ज्यादा टेबल में तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम लोग असर्शन जो आपका स्टेटमेंट है उसको प्रेफर करेंगे रादर देन डुप्लीकेट द चेक इन ईच टेबल, ठीक है जी। तो ये अब हम लोग जनरल कॉन्स्ट्रेंट को एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। वही हमारी एग्जांपल है जो हमने लास्ट में देखी थी कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, अ मेंबर ऑफ स्टाफ फ्रॉम मैनेजिंग मोर देन 100 प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम। तो हम इस क्यूरी को, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें आपने क्या लिखा है, क्रिएट असर्शन, और उसके बाद आप देखें ये जो आपने असर्शन नेम दिया है ये आपने इतना रेलिवेंट देना है कि आपको पता चल जाए कि ये हम यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे असर्शन नेम क्या सेट कर दिया, स्टाफ नॉट हैंडलिंग टू मच, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग की बात कर रहे हैं, हैंडल क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका नेम क्या दे दिया, स्टाफ नॉट हैंडलिंग टू मच। यहाँ पे हमने चेक क्लास यूज किया और उसके बाद हमने चेक क्लास के अंदर सर्च कंडीशन में क्या यूज कर लिया, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे मीन्स के सिर्फ वो वाले लोग आए, यहाँ हैविंग क्लास लगाया आपने, यहाँ पे देखोगे ये लास्ट में हमने क्या यूज किया है, हैविंग क्लास लगाया, क्योंकि हैविंग के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है और एग्रीगेट फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, काउंट। वेयर क्लास के साथ आपको पता है कि एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होता। तो नॉट एग्जिस्ट के बाद आपकी ये जो सब क्यूरी है उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन, और ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं ना ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय हमने किस एट्रीब्यूट के ऊपर की है, स्टाफ नंबर के ऊपर, क्योंकि हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि हमने स्टाफ की इंफॉर्मेशन चाहिए जो मोर देन 100 प्रॉपर्टीज को मैनेज ना कर पाए। और यहाँ पे आपने हैविंग क्लास यूज कर लिया और हैविंग के साथ आपने क्या लिया है, एग्रीगेट फंक्शन, और उसमें आपने क्या कह दिया है, ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल कॉन्स्ट्रेंट को हम लोग किस तरह यूज करते हैं जी। नेक्स्ट वन इज डेटा डेफिनेशन, जो कि हमारा चैप्टर 6 भी है और हम बेसिकली अब डेटा डेफिनेशन को ही डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, इट अलाउज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज स्कीमास, डोमेन्स, टेबल्स, व्यूज एंड इंडेक्सेस टू बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। यानी डेटाबेस जो है आपका, डेटा डेफिनेशन के अंदर हम लोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं, स्कीमाज हैं, डोमेन्स हैं, टेबल्स हैं, व्यूज हैं और इंडेक्सेस हैं, और हम इनको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स हमारे बनेंगे उसमें हम ये सारी चीजें आ जाएंगी और हम उनको क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट आपका क्रिएट स्कीम है, क्या आपने स्कीमा को किस तरह क्रिएट करना है, फिर ड्रॉप स्कीम है, ड्रॉप का मतलब है कि आप स्कीमा को ड्रॉप कैसे कर रहे हैं, ड्रॉप का मतलब ये भी है कि आप स्कीमा डिलीट कैसे कर रहे हैं। क्रिएट अल्टर डोमेन, अल्टर का क्या मतलब है कि आपने डोमेन के अंदर कोई अल्ट्रेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्टर। नेक्स्ट ड्रॉप डोमेन, डोमेन को ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका क्रिएट टेबल और अल्टर टेबल, टेबल के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और ड्रॉप टेबल, टेबल को आप डिलीट और ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो प्रोवाइड क्रिएट व्यू, ड्रॉप व्यू, ठीक है। तो बहुत से ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हैं जिसके अंदर हम लोग
व्यू को क्रिएट करते हैं और व्यू को हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, वी स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ डेटाबेस। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ठीक है। अगर हम मल्टी यूजर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, द अथॉरिटी टू क्रिएट अ डेटाबेस इज यूजुअली रिजर्व फॉर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए रिजर्व होता है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है कि वो इन मल्टी यूजर सिस्टम में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग सिंगल यूजर सिस्टम की बात करें तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस इस्टेब्लिश किया जाता है जब आप सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एंड अदर्स कैन बी क्रिएटेड बाय द यूज़र एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और इसमें आपका एक ही यूज़र होता है और वो यूज़र जो है वो फर्दर क्या कर सकता है, फर्दर यूज़र्स को क्रिएट भी कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। The ISO standard doesn't specify how databases are created and each dialect generally has a different approach। यानी ISO का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई रूल स्पेसिफाई नहीं है। हर जगह डिफरेंट फ्लेवर्स आपके मौजूद हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स के थ्रू आप डेटाबेस को अपनी मर्जी के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग ISO स्टैंडर्ड की बात करें, रिलेशंस एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इज एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपके जितने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स और टेबल्स हैं वो एक एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हर एनवायरनमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा कैटलॉग्स होते हैं एंड ईच कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्कीमास, ठीक है। स्कीमा क्या है? अ स्कीमा इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट आर इन सम वे रिलेटेड टू वन एंड अदर, ठीक है। हम स्कीमा के बारे में ऑलरेडी लैब में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्कीमा कैसे क्रिएट होता है, तो अब आपको स्कीमा के बारे में पता चल गया होगा। स्कीमा के अंदर क्या होता है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस आर डिस्क्राइब्ड इन वन स्कीमा और एन अदर। और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें आपके क्या आ जाते हैं, टेबल्स आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, रिलेशंस आ जाते हैं, ठीक है, स्कीमाज आ जाते हैं। और आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर फर्दर क्या चीजें आ जाती हैं, डोमेन्स आ जाती हैं, एजर्शंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कीमा हैव द सेम ऑनर, और इनका ऑनर कौन होता है, सेम होता है, एक ही होता है। जी, तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने स्कीमा को डिफाइन कैसे करना है और क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है क्रिएट स्कीमा, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर दो चीजें लिखी हैं, नेम के बाद पाइप साइन यूज किया, मींस ऑप्शनल है ये, ऑथराइजेशन, और एंड पे हमने क्या लिखा है, क्रिएटर आइडेंटिफायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रिएट स्कीमा इसी तरह लिखा, नेम के अगेंस्ट हमने क्या लिख दिया, एसक्यूएल टेस्ट, यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन ही यूज किया, और क्रिएटर आइडेंटिफायर के अगेंस्ट हमने जो पुट किया है वो क्या है, स्मिथ, ठीक है। तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कीमा को डिफाइन कैसे किया जाता है या कि स्कीमा को क्रिएट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो है वो आपका ड्रॉप स्कीम है, ठीक है। तो ड्रॉप स्कीमा को अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले ड्रॉप स्कीमा के बाद उसका नेम आ रहा है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शनल चीजें हैं, रिस्ट्रिक्ट एंड कैस्केड, ठीक है। अब हम इन रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। जी, तो रिस्ट्रिक्ट के केस में क्या होता है, स्कीमा के अंदर अब कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं पड़े होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो रिस्ट्रिक्ट के केस में आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब जो आपका सेकंड है दैट इज कैस्केड ऑपरेशन, इस केस में क्या होगा, कैस्केड का इम्पैक्ट बड़ा डेंजरस है। तो यहाँ पर आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। टू कैस्केड ऑपरेशन क्या करता है, अब स्कीमा के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं तो उन सब को कैस्केड कर देगा, लेकिन अगर किसी और की एग्जिस्टेंस उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है तो वो भी साथ जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई भी ऑपरेशन दरमियान में से फेल हो गया तो फिर स्कीमा आपका ड्रॉप नहीं होगा, मींस स्कीमा एम्प्टी नहीं है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स
पड़े हुए हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्ट्रिक्ट के केस में क्या होता है और कैस्केड के केस में क्या होता है। जी, तो सबसे पहले अब हम लोग टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं। टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स ये डिफाइन कर दिया गया, आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो इसमें वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। तो आप देखेंगे तमाम जो सिंटेक्स है ये आपके टेबल को क्रिएट करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम इसी सिंटेक्स को देखते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम इस सिंटेक्स में तमाम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले डोमेन क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम डोमेन क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो डोमेन क्रिएट करने के लिए जो आपके पास सिंटेक्स आप देखें, क्रिएट डोमेन, आपने यहाँ पे डोमेन नेम दिया ऑनर नंबर एज वेरिएबल कैरेक्टर और उसकी लेंथ आपने 5 दे दी है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक क्लॉज यूज किया है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने सर्च कंडीशन लगाई है वैल्यू इन, और यहाँ पे आपने सब क्यूरी दे दी है सिलेक्ट ऑनर नंबर फ्रॉम प्राइवेट ऑनर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग प्रॉपर्टी फॉर रेंट और स्टाफ रिलेशन की बात कर रहे थे, तो ये डोमेन भी हम उसी से रिलेटेड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड आप देखें, क्रिएट डोमेन प्रॉपर्टी टाइप एज करेक्टर 1 और इसकी हमने टाइप क्या रख दी है, करेक्टर, और उसकी लेंथ 1 है। चेक क्लॉज यूज किया वैल्यू इन और फ्लैट एंड हाउस, और इसकी टाइप हमारे पास दो ही हैं, या तो वो फ्लैट हो सकता है या हाउस। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी डोमेन क्रिएट हुई है वो प्रॉपर्टी रूम्स के हवाले से एज स्मॉल इंट और उसकी डेटा टाइप हमने ये यूज की है। चेक क्लॉज यूज किया है और उसमें हमने क्या है, वैल्यू बिटवीन 1 एंड 15, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया है कि वैल्यू 1 से 15 के दरमियान होनी चाहिए। क्रिएट डोमेन प्रॉपर्टी रेंट एज डेसिमल 6,2। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास टोटल 6 वैल्यूज आनी चाहिए, कॉमा 2 यानी कॉमा के बाद जो 2 है इसका क्या मतलब है कि आपके पास टोटल 6 वैल्यू, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद इशारिया के बाद आपको 2 वैल्यूज और शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक क्लॉज लगाया वैल्यू बिटवीन 0 एंड 99.99। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 6,2 को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है। जी, तो लास्ट स्लाइड में जो हमने टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स देखा था, अब उसी सिंटेक्स को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ठीक है। इसमें हमने एट्रीब्यूट लिया है प्रॉपर्टी नंबर, और ये जो सेकंड आपका प्रॉपर्टी नंबर नॉट नल है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डोमेन को, ठीक है। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या है, रूम्स, और प्रॉपर्टी रूम्स आपकी क्या है, डोमेन। वहां पे आपने क्या लगा दिया, नॉट नल, डिफॉल्ट यूज किया और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है, 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रेंट, प्रॉपर्टी रेंट, नॉट नल, डिफॉल्ट 600, यानी उसकी जो रेंट की वैल्यू है डिफॉल्ट क्या है, अगर कोई यूजर वैल्यू नहीं देता रेंट के अगेंस्ट तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 600। नेक्स्ट आपका ऑनर नंबर है, ये आपका एट्रीब्यूट है और ये आपकी डोमेन है, नॉट नल। नेक्स्ट स्टाफ नंबर, स्टाफ नंबर ये आपकी डोमेन है। अब आप यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट यूज कर रहे हैं, जो आपका जनरल कॉन्स्ट्रेंट है दैट इज स्टॉप नॉट हैंडलिंग टू मच, और ये कॉन्स्टेंट नेम है जो हमने पीछे यूज किया था। यहाँ पे आप ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट ले रहे हैं, ये ब्रांच नंबर आपकी डोमेन है दैट इज नॉट नल। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की को डिफाइन कर रहे हैं, और प्राइमरी की जो है हमारी किस एट्रीब्यूट के ऊपर लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर। नेक्स्ट आपकी फॉरेन की है, फॉरेन की में आपने कौन सा एट्रीब्यूट ले लिया, स्टाफ नंबर का। यहाँ पे आप रेफरेंसेस को यूज करते हुए रिलेशन का नेम बता रहे हैं, कौन सा रिलेशन नेम है, स्टाफ, ठीक है। तो ये आपका पेरेंट टेबल है। ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट कैस्केड, ये ऑलरेडी हम दोनों ऑप्शंस को पीछे देख चुके हैं। तो अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि टेबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके सिंटेक्स ये है, और उसमें हम लोग 1 बाय 1 स्टेटमेंट किस तरह डिफाइन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा था वो था अल्टर टेबल, ठीक है। तो अल्टर टेबल को फर्दर ISO स्टैंडर्ड में 6 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, यानी इसके अंदर आप फर्दर ये चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ऐड अ न्यू कॉलम टू अ टेबल, ड्रॉप अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, ऐड अ न्यू टेबल कॉन्स्ट्रेंट, ड्रॉप अ टेबल कॉन्स्ट्रेंट,
सेट अ डिफॉल्ट फॉर अ कॉलम एंड इन द लास्ट ड्रॉप अ डिफॉल्ट फॉर अ कॉलम। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं, इनको मैं यहाँ पे इसीलिए डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, अगर अगर हम आल्टर टेबल के फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आप देखें हम लोग आल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम यूज़ करेंगे, इसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉलम्स के ऊपर। यहाँ पे हम कॉलम नेम देंगे, उसकी डेटा टाइप देंगे और यहाँ पे उसकी टाइप बताएंगे, कॉन्स्टेंट बताएंगे कि उसकी क्या टाइप है। ठीक है, नॉट नल है, यूनिक है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, उसमें आप यहाँ पे ऑप्शन देंगे। चेक क्लॉज यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम सर्च कंडीशन बताएंगे। नेक्स्ट आपका टेबल को अगर आपने ड्रॉप करना है तो हम उस कॉलम के ऊपर ड्रॉप करेंगे, कॉलम नेम देंगे और ड्रॉप के केस में आपके पास दो फर्दर ऑप्शंस हैं, टाइप्स हैं, रिस्ट्रिक्ट एंड कैस्केड। तो ये दोनों ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका ऐड है, अब कोई जनरल कॉन्स्टेंट आपने ऐड करवाना है तो कॉन्स्टेंट नेम देंगे, फिर हम उस टेबल कॉन्स्टेंट डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करवा रहे हैं, अगर किसी कॉन्स्टेंट को हमने ड्रॉप करवाना है तो फर्दर हम क्या देंगे, ड्रॉप कॉन्स्टेंट, उसका नेम देंगे और फर्दर आपके पास दो टाइप्स हैं, रिस्ट्रिक्ट एंड कैस्केड। और लास्ट में क्या है, अल्टर कॉलम सेट डिफॉल्ट, और आप डिफॉल्ट ऑप्शन देंगे जो आप यहाँ सेट करना चाह रहे हैं। और लास्ट में आपका क्या है, अल्टर कॉलम एंड ड्रॉप डिफॉल्ट। ठीक है, तो आई होप सो अब आपको अल्टर टेबल की बेसिक फॉर्मेट जो है वो समझ आ गया होगा। जी, अगर आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो इस एग्जांपल में क्या पूछा जा रहा है, चेंज द स्टाफ टेबल बाय रिमूविंग द डिफॉल्ट ऑफ असिस्टेंट फॉर द पोजीशन कॉलम एंड सेटिंग द डिफॉल्ट फॉर द सेक्स कॉलम टू फीमेल। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसमें हम देखें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम अल्टर टेबल स्टाफ, ठीक है, अल्टर पोजीशन, हम पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। यह आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होगी है, ठीक है, पोजीशन वाली। नेक्स्ट जो आपकी है वो क्या है, सेटिंग द डिफॉल्ट फॉर द सेक्स कॉलम टू फीमेल। अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टाफ अल्टर सेक्स और सेट डिफॉल्ट एफ कर देंगे। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ पे बता दी है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उसको कॉलम को आप फीमेल कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है कि चेंज द प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल बाय रिमूविंग द कंस्ट्रेंट दैट स्टाफ आर नॉट अलाउड टू हैंडल मोर देन 100 प्रॉपर्टीज एट अ टाइम। तो हम ये वही बात कर रहे हैं कि हमें वो वाले स्टाफ नहीं चाहिए जो 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को मैनेज या हैंडल कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है तो हम इसके अगेंस्ट क्यूरी चेक करते हैं। अल्टर टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ठीक है, ये टेबल नेम ऊपर गिवन है। यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, ड्रॉप कॉन्स्टेंट। देखें हमने ऊपर कहा है कि हमने कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कीवर्ड जो यूज़ किया है ड्रॉप कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट नेम हमारा क्या है, स्टॉप नॉट हैंडलिंग टू मच। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, चेंज द क्लाइंट टेबल बाय एडिंग अ न्यू कॉलम रिप्रेजेंटिंग द प्रेफर्ड नंबर ऑफ रूम्स। अब हम यहाँ पे एक नई चीज ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर टेबल क्लाइंट ऐड कर रहे हैं प्रेफर नंबर रूम्स और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी रूम्स। ठीक है, तो आई होप सो अब एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीजें प्रिटी क्लियर होगी होंगी।